Dear student, in today's video we are going to read about the administration of the state. तो हमने पहले भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा है और उसमें हमने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल फंक्शंस और उनके पावर्स ये अलग अलग डिफाइन किए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. तो आज हम देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन करती हैं. इसमें सबसे पहले है लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेटिव असेंबली. सो अंडर द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिस्चार्ज देयर फंक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी अकॉर्डिंग टू देयर jurisdiction. State legislature. As per the constitution, there will be state legislature, and every state which shall comprise of the governor and the state legislature. तो स्टेट में जो सुप्रीम रहेंगे वो गवर्नर रहेंगे और उनके साथ स्टेट लेजिस्लेचर वर्क करता है. In some states there are 2 houses of legislature, and some states there is only one house. There are 2 houses in Uttar Pradesh, Bihar and Maharashtra. The first house is called a Legislative Assembly and the other one is known as Legislative Council. In Madhya Pradesh there is only one state legislature, that is Vidhan Sabha. तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है यहाँ पे भी 2 हाउसेज होते हैं. तो कई स्टेट में 2 हाउसेज हैं और उन 2 हाउसेज के नाम क्या हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो यहाँ पे 3 जो स्टेट्स है यहाँ पे दोनों हाउसेज हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में. लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पर केवल स्टेट लेजिस्लेचर ही है, यानी विधानसभा ही है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा. So in the legislative assembly of state there are maximum 500 and minimum 60 members. However, Sikkim, Goa, Mizoram, Arunachal Pradesh are exemption where the number of members of the legislative assembly is less than 60. तो लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम 500 मेंबर्स हो सकते हैं और मिनिमम 60, लेकिन ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे 60 से भी कम यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स हैं. अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है. मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा में 200 सीट्स हैं and assembly of state seats are reserved for scheduled caste and scheduled tribes also. तो मध्य प्रदेश में टोटल जो MLAs हैं वो कितने होंगे या सीट्स जो हैं वो हैं 230. Let's read about the election of members of the legislative assembly. तो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन जो होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, सीक्रेट बैलेट और ऑन द basis of adult surface. Means one member is elected from each constituency, and in the election a candidate securing highest votes is declared elected. तो यहाँ पे भी डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के लिए, यानी MLA के लिए, और उनमें जो भी सबसे ज़्यादा वोट सिक्योर करता है वो डिक्लेयर हो जाता है MLA. अब यहाँ पे आपको दिया है एडल्ट सरफेस, यानी कौन वोट कर सकता है. तो क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स की अगर हम लोग बात करें या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करें कि हु कैन वोट या क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स, तो उसके लिए ये 3 क्वालिफिकेशन दिए हुए हैं. ये इनसाइड क्वेश्चन में भी है. should have completed 18 years of age, कम से कम 18 years एज होनी चाहिए. should be resident of that state and his or her name should be in the voter list. तो जिस स्टेट असेंबली के लिए या लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वोट कर रहा है वो वहीं पर रहने वाला होना चाहिए और साथ ही
उधर की वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। नेक्स्ट इज शुड नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड अनफिट टू वोट बाय एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट, कोर्ट ने उसे अनफिट डिक्लेयर ना किया हो। तो ये 3 क्वालिटीज या क्वालिफिकेशन है अडल्ट सफरेज में कि कौन वोट कास्ट कर सकता है। तो यहाँ पे एज लिमिट कितनी दी हुई है, 18 ईयर्स। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। तो एमएलए कौन बन सकता है, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। उसमें फर्स्ट है शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड हैव कंप्लीटेड 25 ईयर्स ऑफ एज। तो ये एज लिमिट आपको हर एक में ध्यान रखना है। शुड नॉट बी ऑन एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द यूनियन और स्टेट, शुड नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड अनफिट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, fulfills the condition laid down by parliament और legislative assembly। तो ये सारे जो क्वालिफिकेशन दिए हैं वो एक कैंडिडेट में होना चाहिए। नेक्स्ट है टेन्योर। तो टेन्योर यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट की जाती है, लेकिन अगर गवर्नर एडवाइस पर प्रेसिडेंट Governor on the advice of Chief Minister can dissolve it before completion of the term. Council of State is a permanent house। तो जैसा हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा था, वैसे ही काउंसिल ऑफ स्टेट जो है वो परमानेंट हाउस है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली इसका टेन्योर जो है 5 ईयर्स का रहेगा, लेकिन गवर्नर चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर उसको बिफोर ये टेन्योर कंप्लीट होने के पहले भी डिसॉल्व कर सकता है। लेट्स रीड अबाउट द राइट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट 1 स्पीकर एंड 1 डिप्यूटी स्पीकर फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर। द स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंजॉय द सेम राइट एज एंजॉयड बाय द स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के बारे में हम लोगों ने स्पीकर डिप्टी स्पीकर्स के राइट्स फंक्शन पढ़े थे, ठीक वैसा ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वर्क करते हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट द पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो फर्स्ट पावर इज टू फ्रेम लेजिस्लेशन। सो पावर टू फ्रेम लेजिस्लेशन ऑन सब्जेक्ट इनकॉर्पोरेट in state list and concurrent list if the parliament has already framed a law on the subject listed in concurrent list, then the legislature framed by the state legislative assembly cannot be contrary to it। तो हमने इसके पहले स्टडी किया हुआ है, 3 टाइप के लिस्ट होते हैं, सब्जेक्ट मेंशन किए हुए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड लॉ फ्रेम करने का काम स्टेट लेजिस्लेचर करती है। अगर पहले से ही कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्टेड किसी बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ फ्रेम कर दिया है, उस कंडीशन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उस बारे में कोई भी लॉ फ्रेम नहीं करेगी। Second, functions relating to the executive. So the legislative assembly has full control over executive. The cabinet is jointly responsible to the legislative council. The legislative council can cause the cabinet to resign by passing a vote of no confidence. The cabinet can function only till it enjoys the confidence of the legislative assembly. तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या दिया हुआ है कि उनका पूरा कंट्रोल होता है एग्जीक्यूटिव पे, और जब तक नो कॉन्फिडेंस वोट ना हो जाए या उनके पास सभी के पास कॉन्फिडेंस है अगर, तो उस कंडीशन में वो अपना वर्कआउट अच्छे से कर सकती है। फाइनेंशियल फंक्शन। The state legislative council has financial powers. The executive cannot impose any tax, not can it spend public money without the sanction of Vidhan Sabha।
Next is other power. The elected members of Legislative Assembly take part in the election of the President. Beside approval of Legislative Assembly of the state is essential for making amendments in certain provision of the Constitution. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पावर है कि लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर दिया गया है जिस समय प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, राज्यसभा का इलेक्शन होता है, उस समय प्रेसिडेंट के इलेक्शन के समय में वो वोट कास्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में जब कभी अमेंडमेंट होता है उस समय भी लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछना जरूरी होता है, उनका अप्रूवल भी जरूरी होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, वो है स्टेट एग्जीक्यूटिव। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट वेस्ट इन द governor, but in practice the governor of the state are constitutional head. In practice, complete administration of the state is run by the council of minister, whose head is the chief minister. The cabinet is jointly responsible to the Vidhan Sabha for all its action. तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट वो कौन रहेंगे, गवर्नर होते हैं। किन गवर्नर जो हैं वो टाइटलर हेड ही कहे जाएंगे या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कहे जाएंगे। एक्चुअल प्रैक्टिस में स्टेट हेड जो होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर होते हैं, और ये कैबिनेट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है विधानसभा के लिए, उनके जो भी वो वर्क करते हैं उसके लिए। अब हम देखेंगे गवर्नर के बारे में। तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, प्रेसिडेंट करते हैं उनका अपॉइंटमेंट। इन प्रैक्टिस अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज मेड बाय द प्रेसिडेंट एज पर द एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नर द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट होल्ड्स द पोस्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर है, हमने पहले पढ़ा था, प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स एडवाइस करते हैं कि किन्हें गवर्नर बनाया जाए, तो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। और यदि किसी समय गवर्नर उपस्थित नहीं होते हैं, उस समय उस स्टेट के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो एज ए गवर्नर वर्क करते हैं। अब मेन पॉइंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। तो उसमें फर्स्ट है, ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही और शी शुड हैव कंप्लीटेड 35 इयर्स ऑफ एज। एमएलए के लिए अभी हम लोगों ने देखा 25, यहाँ पे गवर्नर के लिए 35। आप प्रेसिडेंट की भी एक बार देखोगे, उनके लिए कितना एज होना है। should not be on any office of profit of the union or state, should not be member of parliament or legislative assembly। तो ये 4 क्वालिफिकेशंस दिए गए हैं गवर्नर के लिए, ये होना चाहिए। नेक्स्ट इज assumption of the office by the governor. The oath of office is administered to the governor by chief justice of the state high court. The term of governor is for 5 years. The president can remove a governor before the expiry of the term. तो ओथ टेकिंग कौन करवाता है गवर्नर के लिए? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, और इनका टेन्योर भी वर्किंग ईयर टाइम 5 इयर्स का है, लेकिन प्रेसिडेंट उनको उनके पोस्ट से इस समय से पहले भी रिमूव कर सकते हैं। तो और साथ ही साथ पे अलाउंसेस, स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है गवर्नर को, और जैसा भी यहाँ पे डिसाइडेड रहता है उस हिसाब से पार्लियामेंट में जो भी डिसीजन होता है उसी के अकॉर्डिंग उन्हें पे और अलाउंसेस वगैरह सब कुछ मिलता है। साथ ही साथ गवर्नर जो होते हैं स्टेट में जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके चांसलर होते हैं। अब हम देखेंगे पावर एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। सो फर्स्ट इज
power in respect of the executive. So governor appoints the chief minister. He appoints the leader of the party which has won the by majority as chief minister. तो सबसे पहला पावर उनके पास होता है कि जब इलेक्शन होते हैं उसमें मेजॉरिटी में जो पार्टी आती है या विनिंग कैंडिडेट है उनको अपॉइंट करते हैं एज ए चीफ मिनिस्टर, और उनके ही एडवाइस पर वो दूसरे जो मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के उनको भी अपॉइंट किया जाता है। साथ ही साथ गवर्नर जो है वो अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल, चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, और दूसरे जो पोस्ट्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी गवर्नर ही करते हैं। अब हम देख रहे हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। तो उसमें फर्स्ट है गवर्नर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। He summons the meetings of the Legislative Assembly, suspend them and adjourn them. He can dissolve the Assembly on the advice of Chief Minister. After the elections and the beginning of the session of the Legislative Assembly, he addressed it. As per need, he can send message to legislature. तो गवर्नर क्या काम करते हैं कि कभी कोई मीटिंग बुलाना हो लेजिस्लेटिव असेंबली का, या उन्हें सस्पेंड करना हो, किसी समय तक के लिए रोकना हो, ये काम ये पावर्स उनके पास होते हैं। साथ ही साथ अगर चीफ मिनिस्टर ने एडवाइस किया है कि असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए तो वो डिसॉल्व करने का पावर उनके पास होता है। और इलेक्शन के बाद और सेशन जब स्टार्ट होता है असेंबली का तो उसको एड्रेस करने का पावर भी गवर्नर के पास होता है। गवर्नर्स असेंट इज एसेंशियल ऑन द बिल्स पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर रिकंसिडरेशन। तो कोई भी बिल पास करने के लिए जरूरी है गवर्नर से असेंट लेना, उनकी सहमति लेना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। टू प्रोमुगुलेट ऑर्डिनेंस, तो जब कभी असेंबली सेशन में नहीं होती है उस समय अगर किसी बहुत कोई जरूरी काम हो उस समय गवर्नर सेशन बुला सकता है। अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज नेसेसरी विद इन 6 weeks ऑफ प्रोमुगुलेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट फाइनेंशियल पावर। गवर्नर causes the state budget to be presented every year in the legislative assembly. He also causes to presented the report on controller and auditor general in the house. तो गवर्नर स्टेट बजट को प्रेजेंट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में हर साल। साथ ही साथ अदर पावर्स में हम देखेंगे when governor feels that administration in the state is not running in accordance with the provisions of the constitution, then he sends a report to president regarding failure of constitutional machinery in the state. It is only on the basis of governor's report that the president make emergency in the state. Under such circumstances, the governor function as the president's representative. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पावर है। अगर गवर्नर को कभी लगता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पा रही है तो वो प्रेसिडेंट के पास एक रिपोर्ट भेजते हैं कि वहां पर इमरजेंसी लगाई जाए। तो प्रेसिडेंट जो है इनके रिपोर्ट के बेसिस पर उस पर्टिकुलर स्टेट में इमरजेंसी लगा देते हैं, और इस कंडीशन में गवर्नर उस स्टेट में प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करता है। तो आज हमने देखा लेजिस्लेचर के बारे में, स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट एग्जीक्यूटिव, जिसमें जो फर्स्ट वर्क करते हैं या हेड हैं स्टेट के वो कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं।